Good morning. So today we'll start new chapter number 9, ray optics. So after this electromagnetic waves, we'll be focusing on a special type of electromagnetic wave, which is light. Okay. Yeah. Can you tell me what is the wavelength of light, or what is the accepted wavelength of light? 400 नैनोमीटर टू, कल ही तो बताया था यार, 400 है ना नैनोमीटर टू, कई बार 750 भी बोलते हैं, अपन अभी 700 लेके चलते हैं. ओके, नाउ देयर इज अ वेरी स्पेशल थिंग अबाउट लाइट रेज. ओके, रे भी बोल रहे हैं हम, इट इज़ लाइट वेव, है ना. स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी या लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, तो जो बड़े साइंटिस्ट थे वो थे न्यूटन. न्यूटन ने भी इसमें बहुत काम किया है ना. उन्होंने एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसको काफ़ी बढ़ावा दिया, है ना. इसमें क्या माना कि लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल. इसमें क्या माना, इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल. और कल जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रहा था, जैसे बॉल है, बॉल को हिट करेंगे आप वॉल में तो इट कम्स बैक, बाउंसेस बैक. उसी तरीके से लाइट जो है इट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल मासलेस पार्टिकल जिसको कॉर्पस्कल्स बोल सकते हैं, और वो भी उसी की तरह बिहेव करता है. इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. और सारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब चीज़ें हम इस थ्योरी से बता सकते हैं. लेकिन लाइट और भी प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करता है, जैसे कि इंटरफेरेंस, है ना, जैसे कि डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. ये अगर मैं पार्टिकल, लाइट को पार्टिकल मानूँ तो इसको हम प्रूव आउट नहीं कर सकते. तो काफ़ी समय के बाद में फिर लोगों ने सोचा कि भाई जिस प्रॉपर्टी को हमको एक्सप्लेन करना है उस टाइम पे कन्वीनियंटली लाइट कैसे बिहेव कर रहा है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना. जैसे हमको जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये सब के बारे में एक्सप्लेन करना है तो विल कंसिडर लाइट एज अ पार्टिकल. बट व्हेन वी हैव टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, तब वी विल कंसिडर लाइट एज अ वेव. Okay, so what we can say, this light has dual nature. इसका नेचर कैसा है, dual nature. It acts like particle sometimes, it acts like wave sometime. Is this clear? Yes. तो इसी लाइट के स्टडी को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, है ना, द स्टडी, है ना. तो इसे इसका ऑप्टिक्स का डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of nature, production and propagation of light. It can be divided into two main branches. एक जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, और दूसरा नेक्स्ट चैप्टर वेव ऑप्टिक्स. Is this clear? So ray optics, in the ray optics what we consider, light travels in a straight line. ray optics में हम क्या करते हैं, we consider that light travels in a straight line. So it concerns itself with the particle nature of light and is based on the rectilinear propagation of the light. rectilinear का मतलब है straight line में propagation हो रहा है. Second, the laws of reflection and refraction of light holds good in this, है ना. अभी हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप लोग खुद से पढ़ लेना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी पढ़ेंगे, है ना. तो उसमें दिस होल्ड्स गुड व्हेन वी कंसिडर रे ऑप्टिक्स. ओके, सो इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो क्या बताता है, इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन मिरर्स एंड लेंसेज, देन द एबरेशन ऑफ ऑप्टिकल इमेजेस एंड द वर्किंग एंड डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एट्सेट्रा. So this is what is ray optics. ठीक है. वेव ऑप्टिक्स में इट कंसर्न्स इटसेल्फ
with the wave nature of light and is based on the phenomena like interference, diffraction and polarization of light. ये हम जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस. ठीक, समझ में आया? अब सपोज एक ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है तो उस लाइट का क्या होगा? सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई. अच्छा, एक चीज़ और, हम जब दिखाते हैं तो एक सिंगल रे ऑफ लाइट दिखाते हैं, बट एक्चुअली में कितने हैं? अनकाउंटेबल मिलियंस ऑफ रेज, है ना. हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिंगल रे ऑफ लाइट बता रहे हैं, बट एक्चुअली में इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रेज, है ना. तो हम इसको अगर मैं एक लाइन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ एक ही रे आ रही है इसके अंदर, है ना. इट्स मिलियंस ऑफ रेज फॉलोइंग इनटू दिस ऑब्जेक्ट. क्या होगा इसमें? कुछ अब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है. डिफ्रैक्ट नहीं होगा अभी. डिफ्रैक्शन अलग चीज़ है, वो भी नहीं देखेंगे. डिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट में क्या अंतर है? है ना. डिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट इस कंडीशन में सेम है. रिफ्लेक्ट है ना, उससे टकरा के वापस चले गए, यही हुआ ना, है ना. तो कैसे इस सरफेस के नॉर्मल, अगर मैं एक नॉर्मल खींचता हूँ, ठीक है, एक सरफेस के नॉर्मल है जैसा गिरी उसके, ये टेंजेंशियल है तो ये नॉर्मल, तो कुछ लाइट रेज जो हैं सेम एंगल से ये हो जाएगी रिफ्लेक्ट. ठीक, रिफ्लेक्ट. कुछ बोले कि आपने बोला कि यहीं पे एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे. और इफ डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, है, इफ इट इज ओपेक, अगर ये ओपेक है तो सिर्फ ये दो फिनोमेना होंगे, डिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन. इफ इट इज ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट, तब वो क्या हो जाएगा? वो ट्रांसमिट हो जाएगा. इसको मैं क्या बोलूँगा? ट्रांसमिट हो जाएगा, जिसको हम रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं. और रिफ्रैक्शन. So this thing, three things may happen when a light falls on the object. It will reflect some of the beam of light, it will absorb some of the beam of light, and it may transmit it through the object. Okay, total energy is the energy of reflection plus absorption plus transmission, because the light rays also carry energy, है ना. It's an electromagnetic wave and it carries energy. So what will be the total energy? Sum total energy will be sum of all the three energies. Is it clear? So a part of incident light is turned back into the first medium. This is called reflection of light. A part of the incident light is transmitted into the second medium along a changed direction. This is called refraction of light. And the remaining third part of light energy is absorbed by the second medium. This is called absorption of light. Okay, so we will not go into the details of reflection. We will directly switch to refraction. ठीक है ना. रे ऑप्टिक्स में एक चीज़ और है. There are two assumptions made or observations made. First of all, the speed of light is enormous, है ना. हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ज़माने में बोलते थे कि लाइट की स्पीड को नाप नहीं सकते, लेकिन इट इज़ फाइनाइट. पहले ये माना था इनफाइनाइट है, लाइट की स्पीड इनफाइनाइट है, लेकिन फिज़िक्स में हम सब चीज़ को मेजर कर लेते हैं. तो हमने मेजर किया, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C, the speed of light? 2.99792458 into 10 power 8 meter per second, and for convenience we take it as 3 into 10 power 8 meter per second. And second,
For convenience in the ray optics, we take the motion of light as a straight line. Okay, but it is actually a wave. It may travel other than straight line. ठीक, तो चले हम रिफ्रैक्शन पे आते हैं. रिफ्रैक्शन में आने से पहले एक चीज़ हमको समझना है. व्हाट इज मीडियम और मीडिया? क्या समझते हैं आप उससे? मीडियम और मीडिया is the matrix in which this phenomena is traveling, है ना. First of all, light wave we have discussed, it's an electromagnetic wave. Does light wave or does light need any medium to travel? Yes sir. It does not. हाँ, तो vacuum is absence of the medium. Vacuum क्या है? It's absence of the medium. There is no medium there. No air, no glass, no water, nothing there. So, but the light waves being electromagnetic waves, it can travel through this. तो हम यहाँ पे वैक्यूम को भी एक मीडियम मानेंगे. समझ में आया? वैक्यूम को भी हम एक मीडियम मानेंगे. और ये जो स्पीड, ये जो निकला है, दिस इज इन वैक्यूम. अदर देन वैक्यूम, इट्स स्पीड में इंक्रीज और डिक्रीज. इससे ज़्यादा तो स्पीड हो ही नहीं सकती. सबसे पहली बात, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट. एयर में कम हो गया, ठीक है. द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर थोड़ा सा कम हो गया, वाटर में कम हो गया, ग्लास में और कम हो गया. सो व्हाट विल से, वैक्यूम को मैं ना रेयरेस्ट मीडियम बोलूँगा, यानी इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वही बनी रहेगी. उसके बाद एयर में उसकी थोड़ी सी स्पीड ऑफ लाइट कम हुई, तो थोड़ा डेंसर, ऑप्टिकली डेंस मटेरियल है, मीडियम है. ऑप्टिकली डेंस मीडियम है ना. अभी थोड़ा सा बताएंगे ऑप्टिकली डेंस और इनर्शियली डेंस में डिफरेंस होता है ना. तो ये ऑप्टिकली, एयर क्या हो गया? ऑप्टिकली डेंस मीडियम. और वाटर उससे भी डेंस हो गया, उससे भी ज़्यादा डेंस हो गया. ग्लास और डेंसर होगा. और भी बहुत सारे वो होते हैं जो और डेंस होते हैं, ठीक है. तो दिस इज व्हाट इज द मीडियम. ये समझ में आया? ऑप्टिकली डेंस कम, सीधा सीधा रिलेशन ऐसा नहीं कि इट इज मास डेंसिटी, रिलेटेड टू मास डेंसिटी. जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम जब मास डेंसिटी की बात करते हैं तो एयर इज रेयरर मीडियम. उसके अलावा सॉलिड जो है वो डेंसर मीडियम होता है. मास डेंसिटी, क्योंकि अगर मैं एक वॉल्यूम लूँ एयर का, उसका वे करूँ, और एक वॉल्यूम लूँ सॉलिड का, उसको वे करूँ, तो कौन सा ज़्यादा भारी है? सॉलिड भारी है ना. तो वो मास डेंसिटी हो गया. ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है? इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट. जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट है, फास्टर है, फास्टेस्ट है, वो रेयरर मीडियम है ना. और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर देन विच मीडियम वी आर कंपेयरिंग, तो ये क्या हो गया? डेंसर मीडियम. ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. इज दिस क्लियर? है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक केरोसिन ले लेता हूँ या टर्पेंटिन ऑयल ले लेता हूँ. टर्पेंटिन ऑयल जो थिनर होता है ना, आप लोग घर में पेंट, और वाटर. अगर इस टर्पेंटिन ऑयल को वाटर में डालूँ तो क्या होगा? ऑयल फ्लोट करेगा. तो इससे हम पता कर सकते, यानी हम ये बता सकते हैं कि भाई वाटर इज डेंसर देन टर्पेंटिन ऑयल. वाटर इज डेंसर देन टर्पेंटिन ऑयल. लेकिन जब हम अगर इसको उसके ऊपर में रे ऑफ लाइट डालेंगे तो उससे पता चलेगा कि टर्पेंटिन ऑयल इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर. अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे कैसे पता चलेगा कि ये डेंसर है कि रेयर है. कैसे पता चलेगा? जब वो रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम्स, है ना. कोई दो मीडियम के से अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास कर रहा है, तो लाइट जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था उससे बेंडिंग हो जाएगी, है ना. इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. वो इधर और इधर होगा. वो कैसे होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम. उसका रेयर मीडियम है तो अलग टाइप का बेंडिंग होगा, और
डेंसर मीडियम है तो अलग टाइप का। इज दिस क्लियर? मीडियम पे आप कोई डाउट नहीं? चलो तो आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। सिंपली स्टेटिंग, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। एकदम सिंपल स्टेटमेंट है ना। अब मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं। द फिनोमेना ऑफ द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑब्लिकली का मतलब क्या है? हाँ, वो परपेंडिकुलर अगर होगा तो उसका पाथ चेंज नहीं होगा, है ना। अगर दो मीडियम से ऐसे परपेंडिकुलरली पास हो रहा है तो उसका पाथ चेंज नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा सा एंगल में जाएगा, उसके नॉर्मल से थोड़े एंगल में जाएगा, तब पाथ चेंज होगा। ऑब्ट्यूज एक्यूट कितना भी हो सकता है ना। हम जब भी एंगल नापेंगे इट विल बी फ्रॉम द नॉर्मल ऑफ द सरफेस। जिस सरफेस है में लाइट पड़ रही है उसके नॉर्मल से हम एंगल नापेंगे, ठीक है। सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन द सेम होमोजेनस मीडियम इट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। However, when it passes obliquely from one transparent medium to another, the direction of its path changes at the interface of the two medium, and this is called refraction. For example, चलिए पहले तो हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द इंटरफेस एंड दिस इज ग्लास एंड दिस इज एयर, ओके। एंड I'll draw a normal to this surface. This normal to this surface. A ray of light is incident here, and this is the point of incidence. This is the point of incidence. This is the ray of light. What will be the angle of incidence? ये वाला? हाँ? हाँ, the angle between the normal and the incident ray. This इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर ये मीडियम नहीं होता तो वो इसको और नॉर्मल नहीं होता, ये तो कैसे जाता लाइट? सॉरी, ये मीडियम अगर यहाँ पे नहीं होता तो है ना, सीधे ही चले जाता ना। मीडियम को कहा सीधे ही चले जाता। नाउ दिस इज ग्लास, तो हाउ विल इट ट्रेवल? इट विल ट्रेवल लाइक दिस, and this is angle of refraction. Now this has been, ये ग्लास है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ये एयर है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो दिस लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। यानी when the light is traveling from rarer medium to denser medium, the deflection will be towards normal. Bend किधर होगा? Towards normal. और अगर अब ये फिर एयर है, अब क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसके पैरेलल तो हम अगर अभी थोड़ी देर बाद में अब ग्लास स्लैब देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इधर पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है सेम रहेगा। ग्लास स्लैब में हम देखेंगे उसको कैसे करेंगे, ठीक है। सो व्हेन अ लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द बेंड विल बी टुवर्ड्स नॉर्मल, and when the light ray is moving from a denser medium to rarer medium, the deflection will be away from normal. एकदम क्लियर, बहुत सिंपल है। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और थोड़ा उसका जो है उससे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने से पहले दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसको समझते हैं, है ना। पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल दिस लाई ऑन द सेम प्लेन। जैसे कि अभी देखें तो ये एक प्लेन है,
इसी में इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, देन सेकेंड लॉ इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and the sine of angle of refraction is a constant for a given pair of medium. किसी एक पेयर ऑफ मीडियम जैसे एयर ग्लास है ना, तो इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा. ठीक है, उसको आगे देखेंगे तो बोलेंगे इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. ठीक है, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपके बुक में n से शो किया है, NCERT की बुक में n से शो किया है, और आपके कुछ और बुक्स में उसको म्यू से शो करते हैं, है ना. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू किससे आप देखना चाहें. हम यहाँ पे म्यू से शो करते हैं. तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आप देखेंगे कैसे भी लिखते हैं, जैसे म्यू 2 1 या 1 म्यू 2 या म्यू 1 2, ये सब एक है. ठीक है, n 2 1 ऐसा भी लिखते हैं. ठीक, तो ये सभी चीज़ क्या बता रहे हैं, मैं इसको पढ़ देता हूँ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. और अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो या तो एयर है या सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम क्या है, या तो एयर है या वैक्यूम है. यहाँ पे ऐसा लिखा है, सपोज मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वाटर कर देता हूँ, है ना. तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है GW. हाँ, अगर ऐसा रे चल रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, ऐसा डिनोट कर सकते हैं. या फिर ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. सो द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इज इक्वल टू K, या कांस्टेंट, है ना. अभी वो n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब डिफाइन करेंगे तब बताएंगे. तो इज दिस क्लियर? सो द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट. ओके, नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज while refracting. रिफ्रैक्शन जब होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी है ना, वो चेंज नहीं होगी. ये खास बात है, आप लोग इसको हमेशा ध्यान रखें. मैं अगर सिंपल डेफिनेशन दूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, so it is the ratio of the velocity of light in the first medium to the velocity of light in the second medium. Refractive index of second medium with respect to first medium is the ratio of velocity of light या speed of light in the first medium to the second medium. For example, if v1 is the velocity of light in water and v2 is in suppose glass, ठीक है, तो what will be mu gw will be equal to v1 upon v2. v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर फर्स्ट मीडियम, एंड v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. ओके, सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass with respect to water? v1 upon, है ना. अब v की जगह हम उसको ये भी लिख सकते हैं, c is equal to lambda nu. This is wavelength, this is frequency and this is the speed of light. ठीक, तो मैं यहाँ पे v1 is equal to lambda 1
न्यू विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विल नॉट चेंज। एंड सिमिलरली V2 इज इक्वल टू लैम्डा टू न्यू। अगर मैं उस चीज़ को यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। It can be also defined as, refractive index can be also defined as the ratio of the wavelength of light in first medium to the wavelength of light in the second medium. Is this clear? This is refractive index. But over a period of time और बहुत सारे experiment करने के बाद हमको क्या समझ में आया, it is also the ratio of the sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction. तो मैं Sir, it means that the wavelength of the light will also not change like frequency. wavelength will change ना, तभी तो डिफ्लेक्शन होगा। अगर wavelength चेंज नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन की जरूरत ही नहीं है। डिफ्लेक्ट क्यों होगा फिर, है ये रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? मैं समझाना नहीं चाहता क्योंकि आपके बुक में नहीं दिया है, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को आप कंसीडर करो, ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे गिर रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 रेस को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये वाला रे यहाँ पे गिर चुका है, यहाँ पे पहुँच चुका है, लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग पैरेलल जो रे है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। बोथ आर ट्रेवलिंग विथ, से ये एयर है या वैक्यूम है, तो दे आर ट्रेवलिंग विथ द वेलोसिटी c, बोथ ऑफ देम आर ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी c। लेकिन इस टाइम पे यहाँ आने के टाइम पे इसका मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हुआ। इज दिस क्लियर? है, सपोज दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर, ठीक है। अब यहाँ मीडियम चेंज हो गया तो ये जो रे ऑफ लाइट है उसकी स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी डेंसर मीडियम में पहुँच गया ये। तो क्या होगा भाई, ये साहब ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा यहाँ से, है ना, ये मुड़ गया ऐसा। लेकिन ये जो है ऐसे ही ट्रेवल कर रहा है अभी, ठीक है। ये जब यहाँ तक ट्रेवल कर गया तब ये यहाँ पे उसका मीडियम चेंज हुआ, समझ रहे हो ना। अभी तो ये सीधा ही ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जब यहाँ तक पहुँच गया तो इसका मीडियम चेंज हुआ, तो ये भी यहाँ पे हुआ, तो ये यहाँ से बेंडिंग हो गई, दिख रहा है ना आपको बेंडिंग। ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहे थे ऐसे में, तो जो इधर वाला है वो पहले पहुँच गया, और उधर वाला अभी ट्रेवल ही कर रहा है सीधे लाइट में। जैसे ही पहुँचेगा तो ये पूरी की पूरी क्या है, रास्ता चेंज हो गया और ये रे बेंड कर गया। तो देखो इसका वेवलेंथ अलग है ना, फ्रीक्वेंसी सेम है ना। यहाँ पे क्या वेवलेंथ चेंज हो गया और यहाँ से फिर वेवलेंथ चेंज हो गया, तो वेवलेंथ विल चेंज, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ विल गिव आवर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक। चलो तो डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम फॉर अ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ may be defined as the ratio of speed of light in vacuum to its speed in that medium. So refractive index है ना। अच्छा, 2 टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट तब बोलते हैं जब फर्स्ट मीडियम एयर होता है या वैक्यूम होता है, वैक्यूम बोलते हैं, है ना। फर्स्ट वाले मीडियम को क्या बोलते हैं, वैक्यूम, ठीक है। तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। और रिलेटिव जब दोनों जो मीडियम हैं वो अदर देन वैक्यूम हो। एयर को जनरली वैक्यूम के बराबर ही मानते हैं, लेकिन अभी डेफिनेशन के लिए क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो म्यू इज इक्वल टू C अपॉन V,
ठीक है, since the frequency remains unchanged when light passes from one medium to another, therefore this will be equal to lambda in vacuum upon lambda in medium. ठीक है, so the refractive index of a medium may be defined as the ratio of wavelength of light in vacuum to its wavelength in that medium. ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एकदम याद रखिएगा. अब मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2 and it is denoted by ये सब है, दिया है ना. ठीक. अब खास ध्यान देने वाली बात, मैंने जब बोला था कि बैंड किधर होगा, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन 1, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन 1 देन द इंसिडेंट रे विल रिफ्रैक्ट टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जाएगा, है ना. अगर मोर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, द लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. कैसे पता चला इट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम? देखिए, मैंने बोला इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, है ना. और वो यहां पे ऊपर में क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम, यानी मीडियम 1 जिससे आ रहा है, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 जिसमें जा रहा है ना. हमने बोला कि भाई रेयरर मीडियम में तो स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, तो ये हमेशा इसकी रेशियो मोर देन 1 होगी, हमेशा इसकी रेशियो मोर देन 1 होगी. तो इसका मतलब है द लाइट हैज़ ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. इसका मतलब है कि इसका डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, अच्छे से याद रखिए. ठीक है, और अगर इसके रेशियो लेस देन 1 है तो इट इज मूविंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, और ये इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इज दिस क्लियर? सो यहाँ पे लिखा है इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 देन μ21 is greater than 1 and sin I is greater than sin R or I is greater than R. So the refracted ray bends towards the normal. The medium 2 is said to be optically denser than the medium 1. Hence a ray of light bends toward the normal as it refracts from a rarer medium into the denser medium. और V1 अगर V2 से कम है तो इसका सारा उल्टा होगा. इज दिस करेक्ट? एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, उसको थोड़ा समझते हैं. सपोज दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2. वी कंसिडर हियर दैट मीडियम 1 इज रेयरर देन मीडियम 2. दैट्स व्हाई दिस लाइट हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल. I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. What will be μ21? Will be sine of I upon sine of R. Is this clear? Okay. अब क्या करूँगा कि ना ऐसा लाइट ऐसा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, मेरे को इसको लाइट को वापस भेजना है, इसी जहाँ से आया है वहाँ से वापस भेजना है. तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे ना एक इस लाइट के परपेंडिकुलर एक प्लेन मिरर लगा देता हूँ. क्या करता हूँ, लाइट के परपेंडिकुलर एक प्लेन मिरर लगा देता हूँ, है ना. तो रिफ्लेक्शन में आप पढ़ोगे कि जिस एंगल में, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, वो वापस चला जाएगा. क्या पाथ फॉलो करेगा, जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाएगा. समझ में आया ना? तो अब ये लाइट जो ऐसा आ रहा था ये रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसा चला गया, ठीक है. फिर इस पॉइंट तक आया,
इस पॉइंट में आने के बाद में इसमें रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। और वो रिफ्रैक्ट हुआ। अब इसमें तो बिकॉज ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंडेंट है क्या? नहीं है। अगर देखोगे इधर तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, वो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो इसमें फिर रिफ्रैक्शन होगा और ये फिर वापस इसी रिवर्स हो गया, यानी जहाँ से आया था वैसा ही चला गया। बीच में मीडियम आया, अगर मीडियम नहीं भी होता तो सिंपल वही लाइट को रिट्रेस करता, मीडियम आ गया तब भी उसी लाइन को रिट्रेस कर रहा है ना। तो अगर मेरे को इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, अब इस केस में जब लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है तो मैं उसको क्या लिखूंगा? म्यू 1 2, है ना। यहाँ पे जो आर है वो इसके लिए आई हो गया, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन आर अपॉन साइन आई, ये 1 ये 2, ठीक। व्हाट आई विल डू इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो म्यू 2 1 इंटू म्यू 1 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इक्वल टू 1। म्यू 2 1 इंटू म्यू 1 2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स म्यू 2 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 1 2। सो अगर दो मीडियम की बात करें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर दो मीडियम की बात करें तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। इसी को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। So the definition is, the principle states that if the final path of the ray of light after it has suffered several reflection and refraction is reversed, it retraces its path exactly, and thus the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is reciprocal of refractive index of medium 1 with respect to medium 2. फास्ट चल रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ कवर करना है, तो मैं जितने जल्दी हो सके इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक। अब हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब देखते हैं। नाउ फॉर प्रैक्टिकल पर्पस व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल, है ना। आप इमेजिन करें दिस इज अ ग्लास स्लैब, ठीक है। दिस इज अ रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है, लेकिन आप इसको इमेजिन करिए दिस इज द glass slab A, B, C, D, and this is air and this is glass. Now suppose a ray of light is incident at point क्या दिया इसने P, ठीक, and the angle of incidence is I1. Okay, the angle of incidence is I1, and since this is a denser medium, so it will get refracted towards normal, and say this is R1. Okay, at this point in glass slab, again what will happen is, हाँ, अगर मैं इस एंगल को क्या बोलूँगा? I2, क्या बोलूँगा मैं इसको? I2, यहाँ पे लिख देता हूँ I2। तो अब ये जो रिफ्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
सपोज ऐसा, एंड दिस एंगल आई विल कॉल इट एज R2। ये ड्राइंग क्लियर है सबको? I1 से इंसिडेंट होके वो एयर से ग्लास में गया, हाँ, और रिफ्रैक्शन हुआ तो उसको R1 एंगल आया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर वो दूसरे एज में गया, वहाँ फिर इसका रिफ्रैक्शन हुआ। जो पहला वाला था इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दूसरा वाला, उसको मैंने I2 बोला और इसको बोला R2। ठीक? फ्रॉम द ज्योमेट्री व्हाट आई फाइंड इज R1 इज इक्वल टू I2। हो सकता है क्या? देखो दोनों पैरेलल लाइन है और इसमें एक ट्रांसवर्स है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल हो गया ना। सो R1 इज इक्वल टू I2, इसमें कोई डाउट? ठीक। तो अब पहले वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 1 क्या होगा? μ2 1 विल बी साइन I1 अपॉन साइन R1। ठीक? और μ12 यहां पे होगा साइन I2 साइन R2, है ना। अगर मैं इन दोनों से अगर कंपेयर करूं तो मैं इसको 1 अपॉन μ21 बोल सकता हूं क्या? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखा है अभी, तो मैं इसको क्या लिखता हूं? 1 अपॉन μ21 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2। ठीक है? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। कर दिया? तो μ21 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन μ21। डाउट तो नहीं है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे लिखा ये कितना है? साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन I2 अपॉन साइन R2। ठीक? लेकिन अभी अभी मैंने निकाला R1 इज इक्वल टू I2, R1 इज इक्वल टू I2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्या? R1 इज इक्वल टू I2, इसको मैं अगर R1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम? तो ये कैंसिल हो गया, तो यानी हो गया है साइन I1 अपॉन साइन R2, और ये तो 1 है, तो ये क्या हो गया? साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2। तो साइन साइन हटा दिया तो क्या होगा? I1 इज इक्वल टू R2, यानी जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जब वो ग्लास स्लैब से बाहर आ रहा है। यानी मैं ये बोल सकता हूं दीज आर पैरेलल लाइंस। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? दीज आर पैरेलल लाइंस। बट इसका थोड़ा सा ये मैंने डायग्राम थोड़ा और होगा। इट हैज शिफ्टेड, लेटरल शिफ्ट हो गया। जैसे मैंने ऐसे डाला तो ऐसे नहीं निकला, ऐसे निकला, तो पैरेलली शिफ्ट हो गया। जब ग्लास स्लैब ठीक से बनाता हूं मैं, ग्लास स्लैब में कोई रे ऑफ लाइट गई, ये अगर ग्लास स्लैब है, इसमें थोड़ा एक्सेजरेट करना पड़ेगा, इसको जाना चाहिए ऐसे। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये कैसे हो जाता? ऐसे जाता ना, लेकिन वो गया कैसे? ऐसे। देखो ये शिफ्ट हो गया, ये जो रे है वो इधर शिफ्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? लेटरल शिफ्ट ऑफ द इंसिडेंट रे।
इसको क्या बोलेंगे? lateral shift of incident ray. When a light pass through a glass slab, there will be shifting of the incident ray. Is this clear? Thus the emergent ray is parallel to the incident ray, but it has been laterally displaced with respect to the incident ray. This shift in the path of light on emerging from the reflecting medium with parallel faces is called lateral displacement. Hence, lateral shift is the perpendicular distance between the incident and the emergent ray when light is incident obliquely on the refracting slab with parallel faces. ये इंसिडेंस, ये फिनोमेना वहीं होगा जब दो पैरेलल फेसेस में लाइट इंसिडेंस होता है ना. जब ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम कैसा होगा? दो पैरेलल फेसेस वाला होगा, तब ये लैटरल शिफ्ट होगा. अगर पैरेलल नहीं है तो नहीं होगा, है ना. उस कंडीशन में ये सही नहीं होगा. साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2 नहीं होगा. इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़े. अच्छा, द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ. क्यों खोजा? नहीं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था उसको. खोजना अलग चीज़ होती है, डिस्कवरी थोड़ी किया था. ही प्रूव्ड इट एक्सपेरिमेंटली, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ. चलो, रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मीडियम. जैसे 3 मीडियम है ना, यानी कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अगर वो तीनों के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या होगा? μ21 इंटू μ32 इंटू μ13 इक्वल टू 1. मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद अपन डिराइव भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सपोज देयर आर 3 मीडियम, है ना. सपोज फर्स्ट मीडियम इज एयर, then there is a second medium and then there is a third medium. ठीक, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. दिस इज एयर, वाटर, ग्लास. ठीक. नाउ द रे इज इंसिडेंट लाइक दिस. तो ये थोड़ा अपने तरफ बेंड होगा, फिर इंसिडेंट लाइक दिस, तो और बेंड होगा, है ना. और जब यहाँ आएगा तो अवे हो जाएगा. ठीक है. ये रेयरर था, ये मीडियम रेयरर है, और ये डेंस है, और फिर ये रेयर, है ना. तो मैं ये लिख सकता हूँ, पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ21 1 2 3 इंटू ये μ32 इंटू ये μ13 इक्वल टू 1. ठीक. सो इसको प्रूव कैसे करेंगे? सिंपल है, आप लगा दो स्नेल्स लॉ, साइन, है ना. इसको मैं मान लेता हूं I1 R1, तो इसको R1 ही मान लेता हूं. R1 ही मान लूं, क्योंकि R1 और ये R1 और ये ये इसको मैं मान ही लेता हूं. ये R1 है तो इसको I2 मान लेता हूं. I2, तो ये R2 और I3 R3. यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दे. μ21 इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू ये साइन I2 अपॉन साइन R2 इंटू ये साइन I3 अपॉन साइन R3. ठीक है. साइन I1 इज इक्वल टू R2, नहीं I1 नहीं, I2 इज इक्वल टू R1, है ना. तो इसको मैं R1 लिख सकता हूं,
ठीक है। और एक मिनट रुकना यार, धीरे धीरे चलो। और ये जो है R2, इसको I3 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है। तो क्या क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बना? साइन I1 अपॉन साइन R3, है ना, साइन I1 अपॉन साइन R3। अब साइन I1, हाँ ठीक है, हमने ये साइन I1 क्या बचा? साइन I1 अपॉन साइन R3। ये और ये कौन सा मीडियम है ना? अगर मैं इसको ऐसा कंसिडर कर सकता हूं कि I1 R3, तो ये दोनों मीडियम ही सेम हो गया, तो I1 विल बी इक्वल टू R3, है ना। ये और ये मीडियम तो सेम हो गया ना, तो I1 विल बी इक्वल टू R3, तो इक्वल टू 1। अब एक कुछ फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं, कभी अगर एयर से, यानी हम सपोज बाल्टी है, बाल्टी में हम पानी भरे, तो पानी भरने के बाद में जब उसका जो तला है वो ऐसा लगता है कि ऊपर आ गया, या फिर आप वो जो, हाँ, या उसमें एक सिक्का डाल दिया सपोज, फिर एक कंपटीशन होता है उसमें ढक्कन या कुछ रिंग डालो, होता है कि नहीं होता है? आप लोग वो गेम खेलते हो, उसमें बाल्टी के अंदर में एक ग्लास है, हाँ, उसमें ऐसा सिक्का डालना है, तो कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है ना, या सिक्का हमको ऊपर दिखता है। सिक्का जहाँ पे है बाल्टी में, वो डेप्थ तो ज़्यादा है, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो क्या दिखता है हमको? ऊपर दिखता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अपैरेंट डेप्थ, जो महसूस हो रहा है हमको। एक्चुअली में रियल डेप्थ तो उसका अंदर है, लेकिन अपैरेंट डेप्थ क्या है? ऊपर दिखता है। ये क्यों दिखता है ऐसा? रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन क्यों ऐसा? नहीं जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अलग चीज़ है, अभी नहीं देखेंगे उसको। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अलग चीज़ है। ये जो है वो क्या है? सपोज एक बाल्टी के ऊपर में ये सिक्का रखा है, अगर इसमें नहीं है, पानी नहीं है, तो आप देखोगे तो सिक्के से जो रे ऑफ लाइट है निकल रही है ना, सपोज ऐसे निकल रही है, ठीक है, और आप ऐसे देख रहे हो, है ना, इधर है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो ऐसा, लाइट किधर से ट्रेवल कर रही है? इधर से, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी वही, उसी को हम देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर में मैं पानी डाल दिया, यहाँ तक पानी डाल दिया, तो क्या होगा? यहाँ तक तो सेम मीडियम है तो सीधे ट्रेवल करेगी, लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, ठीक है। और ये कैसा मीडियम चेंज हुआ? डेंसर टू रेयरर, ठीक है। तो मैं सपोज ये इसका नॉर्मल बनाता हूँ, तो जो रे ऑफ लाइट जो ऐसे ट्रेवल कर रहा था वो इधर बेंड होगा कि इधर? कुणाल साहब बताओ, ये जो है ना, ये इधर बेंड होगा कि इधर? हाँ, तो ये इधर बेंड हो गया, और ये भी सपोज ऐसा बोल दिया, है ना। तो ये एक अपैरेंट इमेज बनेगा, कहाँ पे बनेगा? एट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। तो सिक्का मुझे कहाँ दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है कहाँ पे? यहाँ पे। जब मैं एकदम उसको परपेंडिकुलर देख रहा हूँ तो ये क्या डेप्थ क्या हो गया? कम हो गया, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? अपैरेंट डेप्थ, है ना। अगर ये ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा नहीं, मैं इधर से देखूँ तो क्या होगा? नहीं, तब भी वैसा ही डेप्थ जो है ना,
अब मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, सिक्का कहां पे है, सपोज मैं यहां पे बोलता हूं सिक्का यहां पे है ना, तो इसका जो रे ऑफ लाइट है ये कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक, ये नॉर्मल है, इसका नॉर्मल है, और ये रे ऑफ लाइट ऐसा जा रहा है। जैसे यहां पे आएगा क्या होगा, किधर बेंड होगा, इधर कि इधर, किधर बेंड होगी, इस तरफ, तो ये इधर बेंड होगी, ठीक है, और ये भी इस तरफ। अब इन दोनों को मैं बना क्या ऊपर, तो किसी भी कंडीशन में किसी भी एंगल से देखूं तो जो डेप्थ है वो क्या दिखेगा, ऊपर हुआ, तो इसको अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, अपेरेंट डेप्थ। तो आपके बुक में दिया है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया है ना। सो दिस इज रियल एंड अपेरेंट, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। इसका फॉर्मूला है apparent depth is equal to real depth upon refractive index, real depth upon index, ठीक। अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद मंडे को हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लास्ट टॉपिक क्या है कि कई बार जब सूर्य निकलता है, यानी सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, तो कई बार ये होता है कि सूर्योदय होने से पहले लाइट आ जाती है, डॉन एंड डस्क, सूर्य के डूब जाने के बाद भी लाइट रहती है, काहे? लाइट आते रहती है, सूर्य अंदर चले जाता है, या सूर्य आने से पहले ही लाइट आ जाती है। अभी तो हमने पढ़ा ना कि इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो सूर्य आएगा तभी तो लाइट आएगी। हाँ, नाउ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एक्चुअली, इसमें जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा, अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलें तो थोड़ा ज़्यादा है, एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। मीडियम क्या है, एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो इसका जो है एयर इज डेंसर देन वैक्यूम, तो जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होगी कि नहीं होगी, कहीं से भी आ रही है, रिफ्रैक्शन तो होगा ना, है ना। और कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस भी ये होता है। जैसे हम आगे एक फिनोमेना पढ़ेंगे, मिराज। मिराज यानी हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा। क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा। कई बार आप जब गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो स्ट्रेट रोड में, तो ऐसा लगता है रोड के आगे पानी है, ऐसा लगता है ना, ऐसा क्यों? चलो मैं अभी थोड़ा सा बताता हूँ, बाद में अच्छे से बताएंगे। एयर भी है ना जी, अलग अलग लेवल में बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस उसकी डेंसिटी कम हो जाती है या बढ़ जाती है ना। कोल्ड एयर इज डेंसर और ऑप्टिकली डेंसर भी होता है ना, और हॉट एयर इज रेयरर एंड ऑप्टिकली रेयरर भी होता है। तो क्या होता है, गर्मियों के टाइम पे दिखता है आपको, वो जो इल्यूजन है, मिराज है, वो कब दिखता है, गर्मियों के टाइम पे। गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, जो सरफेस में जो एयर है इट इज़ वेरी हॉट, और ऊपर वाला जो एयर है इट इज़ कोल्ड, रिलेटिवली कोल्ड। तो यानी इसको मैं दो मीडियम मान सकता हूँ, है ना, एक रेयरर मीडियम, ऊपर वाला डेंसर मीडियम। तो हम आगे बताएंगे रे डायग्राम से ये मिराज क्यों होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे लास्ट टॉपिक,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एटमॉस्फेयर, और इसका फिनोमेना बहुत सारा है। ठीक है, हम पहले एक फिनोमेना देखते हैं। हाउ डज दिस रिफ्रैक्शन अफेक्ट द लेंथ ऑफ द डे? हाउ डज दिस रिफ्रैक्शन, अभी हमने अपरेंट शिफ्ट की बात की, अपरेंट शिफ्ट समझ में आया आपको? तो कई बार क्या होता है कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे लाइट रिफ्रैक्ट होती है, तो जो देयर इज एन अपरेंट शिफ्ट, सन जो है अभी हॉरिजॉन से ऊपर नहीं आया है लेकिन हमको दिखने लगता है, यानी उससे लाइट आने लगती है। दिस बिकॉज ऑफ द लेटरल या अपरेंट शिफ्ट। सो मैं पढ़ के बताता हूँ। ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द सन इज विजिबल बिफोर सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट। With altitude, the density and hence the refractive index of the air layer decreases. जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो एयर की डेंसिटी क्या होगी? कम होते जाएगी, इट विल बी लेस डेंस, और लेस डेंस होगी तो उसके कारण क्या होगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होते जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एयर लेयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सन ट्रेवल फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर मीडियम। लाइट रेस कहाँ से ट्रेवल कर रही हैं? रेयरर टू डेंसर। जहाँ सन है वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, और जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो एयर जो है पहले रेयरर रहेगा और धीरे 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 जब नीचे आएगा तो डेंस होते जाएगा। तो द अर्थ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो क्या होगा? बेंडिंग होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, होगी ना? So the light rays starting from sun, however, an observer sees an object in the direction of the rays reaching his eyes. So to an observer standing on the earth, the sun, which is actually in the position as below the horizon, appears in the position S1. जो एक्चुअली में सन नीचे है लेकिन लाइट कैसे आया? ऐसे रिफ्रैक्शन हो गया, और यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर खड़ा हूँ अर्थ में, तो मुझे कहाँ दिखेगा? ऐसे। ये रियल पोजीशन है और ये अपरेंट पोजीशन है। लाइट क्या हुई? जैसे जैसे ट्रेवल कर रही तो बेंड होते होते यहाँ पाई, तो मुझे एक्चुअली दिख रहा है, लेकिन मैं जब यहाँ जहाँ खड़ा हूँ तो मैं अपने हॉरिजॉन को देखूंगा ना, यानी हॉरिजॉन मालूम है ना, जहाँ पे धरती और आकाश मिलता है, हाँ, क्षैतिज है ना, तो मुझे कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। सो दिस इज द शिफ्ट विच इज़ हैपनिंग। जैसे हम सिक्के को बाल्टी के अंदर जब देखते हैं, रियल में वो नीचे है लेकिन दिखता कहाँ है? ऊपर। वैसे मॉर्निंग में ये क्या दिखेगा? ऊपर दिखेगा, जबकि ये है यहाँ पे। और उसका उल्टा जब सनसेट होता है ना, ये हॉरिजॉन में यहाँ सन पहुँचा तब तो दिख रहा है ना, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन वो जब नीचे चला जाएगा तब भी मुझे दिखेगा, वो यहां पे दिखेगा उल्टा। ठीक है, डिफिकल्टी हो रही है समझने में? ये लेटरल शिफ्ट के कारण ही सन हमको दिखता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। पहले न्यूमेरिकल कर लें इसके थोड़े, तो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे। और TIR इज मेरे हिसाब से तो सिंपल टॉपिक है ना, और उसके एप्लीकेशंस भी हैं। क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन कुछ है? हाँ, मिराज तो इंग्लिश है, हिंदी में मृग तृष्णा बोलते हैं। हाँ, इंट्यूशन इज टोटली मेंटल। इंट्यूशन क्या है? वो आपके मन का, वो सामने कुछ है नहीं लेकिन आपको कुछ आभास होता है। मिराज तो आपको दिख रहा है, रेगिस्तान में, उसी को मृग तृष्णा। क्या है मृग तृष्णा? क्यों बोलते हैं मृग तृष्णा? क्यों बोलते हैं? वो डेजर्ट है, रेगिस्तान, उसके अंदर जानवर घूम रहे हैं। अब गर्मी है तो जानवर को किसकी तलाश है? पानी की तलाश है, क्योंकि वो
तृष्णा यानी प्यास, तृष्णा यानी प्यास। वो पानी ढूंढने के लिए निकले हैं। अब रेगिस्तान में सैंड ड्यून्स है तो अंड्यूलेशन है उसको, तो दूर से देख रहा है वो जानवर, तो देखा कि वहाँ पे पानी है, तो बोले भाई चलो इतनी मेहनत हो गई, इतनी गर्मी को सह लूँगा, मैं वहाँ जाके पानी पीता हूँ। वो मृग पहुँच गए वहाँ, और वहाँ क्या मिला उसे? रेत। कुछ नहीं है वहाँ। इट इज़ जस्ट बिकॉज, है ना, उसके आँख ने कुछ गलत नहीं देखा, आँख ने किसकी परछाई देखी? आसमान की परछाई देखी। बिकॉज ऑफ दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके कारण में उसको वो परछाई दिख गई। वैसे ही हम जब गर्मी के टाइम पे रोड में, सीधे रोड में चलते रहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि सामने पानी है, लेकिन जैसे जैसे चलते रहते हैं वो पानी भी दूर जाते जाता है, और एक टाइम पे वो दिखना बंद हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ मिराज और वृक्क तृष्णा एक्ट्स। दिस इज टोटल साइंस, है ना। सर आपको कभी दिखा है पानी? हाँ जी, दिखा है। नहीं, रेगिस्तान में नहीं जाओ आप, गर्मी के टाइम पे सीधी रोड पे जाओ, आपको दिखेगा ऐसा। देखें आप। चलो, थैंक यू।